हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, डीएनए रिपेयर सिस्टम का ये लेक्चर नंबर दूसरा है। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर दूसरा है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जो है इंट्रो दिया था कि किस प्रकार से और कौन से प्रकार का डीएनए रिपेयर सिस्टम आप कहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ बताया था। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर के बारे में। हम बात करेंगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग क्या होती है, तो दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्यों ये होमोलोगस एरर फ्री रिपेयर होता है एंड ये नॉन होमोलोगस एरर प्रोन होता है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। ठीक है ना। तो लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि आपसे NHEJ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में सेम है जैसे कि मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था। ठीक है ना। सेम आपका हॉलीडे जंक्शन वगैरह सेम बनेंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में बताया था, सेम वैसा ही है। ठीक है ना। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मान लो ये आपके कोई भी डबल स्टैंड है। ठीक है ना। डबल स्टैंड है। अब इसका जो डबल स्टैंड है, इसके एक होमोलोगस होगा, एक होमोलोगस और होगा, यानी कि ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। और अगर इन दो की बात करूं तो ये आपस में कैसे होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है इसको, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है। यानी कि ये जो एक क्रोमोसोम्स है, ये दूसरा क्रोमोसोम्स है, ये आपस में होमोलोगस है, ये दोनों आपस में होमोलोगस है। और मैं बात कर रहा हूँ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की। अब मान लो यहाँ पर आपका कट लग जाता है। मैंने आपको बताया था कि डबल स्टैंड में अगर कट लग रहा है तो मान लो इस जगह पे ये आपका कट लग जाता है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर कट लग जाता है। ठीक है ना। कट लग गया। अब कट लगने के बाद यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूक्लियोटाइड है, जो आपके गायब हुए थे, जो आपके रिमूव हुए थे, इन न्यूक्लियोटाइड को याद रख लेना, इन न्यूक्लियोटाइड को रिकवर किया जाता है दूसरे क्रोमोसोम से। कहाँ से? दूसरे क्रोमोसोम से रिकवर किया जाता है। ठीक है ना। इतनी बात आपको गाइस पता होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस था आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया था, जो कि मैंने आपको क्या कैसे डिटेल में बताया था। ठीक है ना। तो ये तो बात करी हमने क्रोमोसोम्स लेवल की, ये बात करी हमने क्रोमोसोम्स लेवल की। अब हम देखो, ये बात हम पहले कर चुके थे, इसलिए मैं इस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को थोड़ा बहुत बताऊंगा, आपको प्रोटीन वगैरह बता दूंगा। ठीक है ना। जबकि नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग को हम कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा यही है आज का जो हमारा टॉपिक है, डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। और इसी डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर को हमको समझना है एक्चुअल में होता क्या है वो देखो। मान लो ये कोई आपका डबल स्टैंड डीएनए था, ये क्या था, डबल स्टैंड डीएनए था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जैसे कि आपको पता है। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया ये कट, मान लो ये कट लग गया। ठीक है ना। ये कट लग गया। अब ये जो कट लगा है, इस कट लगने से क्या होगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड, याद रख लेना, कुछ न्यूक्लियोटाइड का लॉस हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाता है, यहाँ पर लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड लॉस हुए हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड लॉस हुए हैं, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम दो भागों में इस डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर को बांट सकते हैं। एक होता है कि ये जो लॉस हुए न्यूक्लियोटाइड है कंप्लीटली गेन हो जाए, कंप्लीटली गेन हो जाए, उसको बोलते हैं HRR, यानी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। या फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड लॉस हुए हैं, इनको लॉस होने दो, और अब क्या करना है हमको, एंड की ज्वाइनिंग करनी होती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर भी और इन्वायरमेंट में भी आपके डीएनएज पाए जाते हैं। ठीक है ना। आपके देखो, अब आपके शरीर में अगर मैं बात करूं तो जो न्यूक्लियेज होते हैं, जो सेल के अंदर न्यूक्लियेज होते हैं ना, न्यूक्लियेज, अब ये न्यूक्लियेज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एंडो, एक कौन से होते हैं, एक होते हैं एंडो, एंड एक होते हैं एक्चो, एक कौन से होते हैं, एक्जो न्यूक्लियेज होते हैं। ठीक है ना। तो जो ये एक्जो होते हैं ये बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं, ये
बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं। इनको एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए, इनको स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए और उसी के अंदर ये कट कर सकते हैं, उसी के अंदर ये कट कर सकते हैं। यानी कि एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं। जबकि एक्सोन्यूक्लियेज क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं पाई जाती है। इनको डीएनए चमका, इनको अगर डीएनए चमका और उस डीएनए पर जो एंड है, ये जो एंड है अगर ये फ्री फॉर्म में हुआ तो भाई साहब ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। फ्री फॉर्म में मतलब देखो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि मान लो ये आपका क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। तो जो इसके किनारे पे टेलोमियर पाया जाता है, ये टेलोमियर मैंने आपको बताया था, इसके चारों, इसके जो है कॉर्नर पे क्या पाया जाता है, टेलोमियर पाया जाता है, जो कि एक्चुअल में एक्सोन्यूक्लियस से बचाता है, ठीक है ना। एक्चुअल में एक्सोन्यूक्लियस से बचाता है, इसको घेरे रखता है। तो ये अगर एक्सो ने अगर यहाँ से टेलोमियर हटा दो तो एक्सो यहाँ पर काम करेगा और ये कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता, ये तो कट करना स्टार्ट कर देगा, 1 बाय 1 ये कट करता रहेगा, ये कट करता रहेगा। तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड दो भागों में बटा है, ये जो न्यूक्लियोटाइड दो भागों में बटा है, एक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है, इसकी तो इंतजार में बैठा था कि भाई साहब कब मुझे जो है दो स्टैंड अलग हुए मिले और मैं अपना काम करूं। तो अब इससे बचाने के लिए हमारे जो बॉडी है, जो सेल्स है, इम्यूनो सिस्टम क्या काम करती है, वे करती हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, अब हमें जो है एक प्रोसेस करना है, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में क्या होता है, ये बहुत जल्दबाजी में होता है और यहाँ पर डायरेक्ट जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया, ठीक है ना। जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड लॉस हो गए वे लॉस हो गए। अब जल्दी से इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड के एंड पकड़े जाएंगे और उनको तुरंत ज्वाइनिंग कर देंगे, ठीक है ना, उनको तुरंत ज्वाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें म्यूटेंट कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है कि हमें म्यूटेंट कंडीशन देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब ऐसा है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो आपके डीएनए होते हैं ना, जो आपके डीएनए होते हैं उनके अंदर 99% जो भाग होता है डीएनए का, उसको हम कूड़ा करकट बोल सकते हैं, यानी कि जंक डीएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जंक डीएनए के नाम से जानते हैं। क्योंकि 1 to 1.5 में ही आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। इसको हम एक्सोन पार्ट के नाम से जानते हैं, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सेल के अंदर आपकी नॉन होमोलोगस, मान लो यहाँ पर हो रही थी आपकी नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, तो जो न्यूक्लियोटाइड याद रखो, जो न्यूक्लियोटाइड आपके अलग हुए हैं टूटते वक्त, जब आपका डबल स्टैंड ब्रेक हुआ है, तो हो सकता है इसमें एक्सोन का थोड़ा बहुत पार्ट हो, ठीक है ना। जो ओरिजिनल डीएनए है जहां पर इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है एक्सोन का पार्ट हो, ठीक है ना। अब ये अगर एक्सोन का पार्ट बाहर हो गया और ये नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो तो लॉस हो गया, यानी कि जिसके कारण म्यूटेशन आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर बार म्यूटेशन आता है, चांसेज होते हैं, आप 100% में से 1% समझ सकते हो कि 1% कंडीशन में म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है ना। 1% कंडीशन में म्यूटेशन आपको देखने को मिल सकता है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। जबकि अगर मैं बात करूं HRR की, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की बात करूं, तो यहाँ पर ना ही आपको म्यूटेशन केस देखने को मिलेगा, ना ही आपको कोई भी एरर प्रोन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? तो भाई साहब वो समझो, क्योंकि ये जो होता है HRR, ये आपका, अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, सेल साइकिल को हम आपका कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में।
एक होती है आपकी एम फेज जिसको हम आपकी माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, एक होती है इंटरफेज जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, G1 फेज, दूसरी होती है आपकी इंटरफेज का दूसरा फेज होती है एस फेज, एंड तीसरी फेज होती है आपकी G2 फेज, ठीक है ना। तो जो ये HRR होता है, ये HRR जो होता है ये आपका स्पेसिफिकली G2 एंड S फेज में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन गायब हुई होती हैं वे सब आ जाती हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो भाई साहब इसको समझो, इसको आप समझो, ठीक है ना, इसको समझ लो आप एक बार। मान लो ये आपकी कोई भी सेल साइकिल है, सेल साइकिल में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, सेल साइकिल में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैंने इसको जो है इसकी फेज में बांट दिया है, ये आपकी एम फेज है, ये आपकी G1 फेज है, ये आपकी S फेज है, एंड ये आपकी G2 फेज है, ठीक है ना, ये आपकी G2 फेज है। देखो हो सकता है कि आपका जो है वो राइटिंग मेरी मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो राइटिंग थोड़ी बहुत इधर से उधर एरर हो जाए क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, बट इसको समझो गाइस, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर मैं G1 के क्रोमोसोम्स की बात करूं तो G1 में आपको कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम्स चमकते हैं। मैंने आपको सेल साइकिल में बहुत अच्छे से बता रखा है कि वहां पर क्रोमेटिड बराबर क्रोमोसोम्स होता है। ये G1 की बात कर रहा हूँ मैं, G1 साइकिल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी रेप्लिकेशन प्रोसेस आती है, आपकी क्या आएगी, रेप्लिकेशन स्टेज आएगी। एस फेज को हम रेप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। रेप्लिकेशन हुई मतलब एक क्रोमेटिड के 2 क्रोमेटिड अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, एक क्रोमेटिड के 2 क्रोमेटिड देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है, ये थी आपकी एस फेज, फिर आती है आपकी G2 फेज। G2 फेज में ये इसी प्रकार से 2 क्रोमोसोम्स बने हुए रहेंगे, ये आपकी G2 फेज, ठीक है ना, ये आपकी G2 फेज। इसके बाद आपकी आती है एम फेज। एक्चुअल में एम फेज में क्या होता है कि अब आपको यहाँ पर 2 स्टैंड यानी कि यहाँ पर आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। एक क्रोमोसोम्स इधर की साइड में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम्स इधर की साइड में आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये है आपकी एम साइकिल, ये क्या है, ये आपकी एम साइकिल। अब यहाँ पर अगर देखो मैं बात करूं कि जो आपका डबल स्टैंड ब्रेक हुआ है, मान लो यहाँ पर मैंने आपका डबल स्टैंड ब्रेक बना दिया, ये आपका डबल स्टैंड ब्रेक है, या हो सकता है G1 में हो सकता है ये जो डबल स्टैंड ब्रेक हुआ है ये आपका कहाँ पर हो, एस फेज में हो सकता है G2 फेज में आपका डबल स्टैंड ब्रेक हो गया हो ये, ठीक है ना, एंड हो सकता है एम फेज में आपका जो है ये ब्रेक हो गया हो डबल स्टैंड। तो यहाँ पर आप एक बात देखने की कोशिश करो और इसको समझने की कोशिश करो कि भाई साहब अगर एस फेज में आपका डबल स्टैंड ब्रेक हो रहा था, ये आपस में कैसे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में कैसे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड है, इस बात को याद रख लेना, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी, मान लो ये ए था, ठीक है ना, ये ए था, ये भी आपका ए था, तो रेप्लिकेशन में तो इसकी कॉपी हो गई थी, क्या कॉपी हो गई, यानी कि इधर की साइड में भी आपका ए बना होगा, ठीक है ना, इसके जो सामने का भाग है वो भी क्या होगा, ए होगा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके सामने का भी भाग क्या होगा, बिल्कुल रेप्लिकेट मतलब कॉपी होगी बिल्कुल, ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। एस फेज में देखो, अब ये जो पार्ट आपका गायब हुआ है, ये जो इंफॉर्मेशन गायब हुई है, ये जो डबल स्टैंड ब्रेक लगा है, तो इसको रिकवर कर सकते हैं, ये जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है ना, यहाँ से इसको रिकवर करा जा सकता है इस इंफॉर्मेशन को, इतनी बात याद रख लेना। इसी प्रकार से G2 फेज में भी रिकवर करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी सिस्टर क्रोमेटिड देखने को आपको मिल रहा है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। मगर आप एक बात बताओ, क्या G1 में हम इसको कहीं से रिकवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से M2 में भी सिंगल क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर होती है वो
आर, याद रख लेना, HRR जो प्रोसेस होता है वो हमारी S फेज एंड G2 फेज, केवल और केवल इन 2 फेज में ही हो सकता है, जिसके कारण हमको जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लॉस हुई थी वो हमको रिगेन हो जाती है, रिकवर हो जाती है वो इंफॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो इंफॉर्मेशन लॉस हुई है वो कहाँ से रिकवर होती है, ठीक है ना, वो जो रिकवर हुआ है आपका वो कहाँ से हुआ है एक्चुअली। एक सेकंड रुको, स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से हमने छोड़ा था उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या था वो बता देता हूँ मैं आपको कि माइक जो था वो थोड़ा लगा हुआ नहीं था, उसको सही करके रीसेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया है कि भाई साहब अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर हो रहा है तो ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड में होगा। ये कहाँ पर होगा? सिस्टर क्रोमेटिड में होगा, ठीक है ना। यानी कि HRR आपका S एंड G2 फेज में देखने को मिलेगा। लोकेशन याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग की बात करूँ, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग की बात करूँ तो ये आपका G1 फेज में भी मिलेगा, S फेज में भी मिलेगा, G2 फेज में मिलेगा एंड M फेज में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप एक बात बताओ, अगर ये M फेज में मिलता है NHEJ, ठीक है ना, या तो ये M फेज में मिले या फिर ये आपका जो है G1 फेज में देखने को मिले, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड गायब हुए थे वे कहीं से उनकी कॉपी नहीं हो सकती, ठीक है ना, उनकी कॉपी नहीं हो सकती, वे कहीं से हम रिकवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब जो न्यूक्लियोटाइड का लॉस हुआ है उन न्यूक्लियोटाइड का लॉस होने देते हैं, और जो हमारा जो ये बचा है ना, जो हमारे ये जो आपके जो जितना क्रोमोसोम्स बचा है इसके एंड को हम रीज्वाइन कर देते हैं, इसके एंड को रीज्वाइनिंग कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम्स हमारा बर्बाद होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली मार के, जैसे कलयुग बैठा मार कुंडली इतने राम कहाँ से लाऊं, वो तो चलो छोड़ो, सॉरी, ठीक है ना। तो भाई साहब जैसे कि सांप होता है ना, वो कुंडली मार कर बैठ जाता है, तो एक्जो न्यूक्लिएज ऐसे ही बैठता है, ठीक है ना। एक्चुअली अभी जो मैं मतलब बता रहा था, हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि कलयुग बैठा मार कुंडली इतने राम कहाँ से लाऊं, हर घर में है रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं, ठीक है ना। तो बोला जाता है, तो सो मेरी याद आ गई, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभी आ जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग है, यहाँ पर आपको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ से चले गए हैं वे रिकवर नहीं हो सकते। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है यहाँ पर हम जो है रिकवर कर लेते हैं, यानी कि रिगेन कर लेते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन गायब हुई थी उसको। जबकि होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में हम नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में हमारी जो इन्फॉर्मेशन गायब हुई थी उसको हम नहीं कर पाते हैं रिगेन, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी उसको, ठीक है ना। इसलिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को एरर फ्री रिपेयर बोल देते हैं एंड नॉन होमोलोगस को एरर प्रोन बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। कहाँ कहाँ पर होती है तो ये आपको याद रख लेना, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ये S फेज एंड G2 फेज, ये 2 फेज में होती है। जबकि नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ये आपको सारी की सारी फेज में देखने को मिलेगी, G1 में भी देखने को मिलेगा, इसके बाद S में भी देखने को मिलेगा, G2 में भी देखने को मिलेगा एंड आपका M फेज में भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से स्टार्ट। देखो ये सेम वैसा ही है जैसे कि मैं आपको पीछे रिकॉम्बिनेशन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, सेम उसी प्रकार से है। प्रोकैरियोटिक में जो प्रोटीन मैंने आपको पढ़ाई थी सेम वही प्रोटीन एंड एंजाइम्स वर्क करेंगे। यूकैरियोटिक में सेम प्रोटीन एंड एंजाइम्स वर्क करेंगे। वहाँ पर आपका पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले पेयरिंग हो रही थी, यानी कि जो 2 स्टैंड है, मान लो ये आपके कोई ये तो आपके जो है ये आपके मैंने बना दिए, एक डीएनए ये वाला, दूसरा डीएनए ये वाला। अब जो ब्रेक हुआ है, मान लो ये आपका डबल स्टैंड ब्रेक लगा था, ये आपका ब्रेक लगा था, तो सबसे पहले तो पेयरिंग होगी, यानी कि जो इसके अकॉर्डिंग, ये मान लो ए इन्फॉर्मेशन थी तो यहाँ पर भी इसके अकॉर्डिंग ए आनी चाहिए। तो यानी कि जो कट हुआ है, जो कॉपी है, कॉपी जो है वो एक दूसरे के पास होनी चाहिए, यानी कि पेयरिंग होगी किसकी, होमोलोगस डीएनए की।
ठीक है ना, होमोलोगस डीएनए की पेयरिंग होगी। और एंजाइम्स कौन सा काम करता है, ई कोलाई में मैंने रैक ए प्रोटीन बताई थी, जबकि यूकैरियोटिक में मैंने आपको रैड 51 बताई थी। ठीक है ना, रैड 51 एंड DCM1, ठीक है ना, ये DCM1 मियोसिस में काम करती है, DCM1 मियोसिस में काम करती है, इस बात को भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ DSBR, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ DSBR का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर आपका डबल स्टैंड ब्रेक जो है वो लगा हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो जो प्राकैरियोटिक है, प्राकैरियोटिक में देखो अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर क्या है कि यहाँ पर डबल स्टैंड ब्रेक लग रहा है, यहाँ पर जो है डबल स्टैंड ब्रेक लग रहा है, यहाँ पर डबल स्टैंड ब्रेक लग रहा है, ठीक है ना। अब ये जो डबल स्टैंड ब्रेक बना है प्राकैरियोटिक में, तो ये म्यूटेशन के कारण हो सकता है, प्राकैरियोटिक में ये म्यूटेशन के कारण हो सकता है, जिसको हमको रिपेयर करना है। या फिर यूकैरियोटिक्स में बात करें तो स्पो11 हो सकता है। और अगर ईस्ट की बात करें तो HO एंडोन्यूक्लियोज होता है। ये HO क्या है, ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इस बात को भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 3 क्या होती है, प्रोसेसिंग, जिसको हम ट्रिमिंग बोल देते हैं, जिसको हम आपको मैंने बताया था कि या तो इसको ट्रिमिंग बोल लो, ठीक है ना, या फिर इसको प्रोसेसिंग बोल लो, और एक नाम मैंने आपको और बताया था जिसको हमने रिसेक्शन बोला था। यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रेक होते जो आपके ये जो मैंने डीएनए के स्टैंड बनाए हैं, इनकी जो होती है, इनकी क्या होने वाली है, इनकी ट्रिमिंग होती है, यानी कि इस प्रकार से ट्रिमिंग होती है, अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो, ठीक है ना। यहाँ पर 3' OH हमको कैसे मिलने चाहिए, ओवरहैंग मिलने चाहिए, यानी कि ये जो ओवरहैंग है ये कैसा होना चाहिए, ये 3' ओवरहैंग होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि ये ऊपर वाला कैसा रहेगा, 3' ओवरहैंग होगा। इसके बाद बारी आती है इन्वेजन की, बारी आती है इन्वेजन की, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, अब ये प्रोसेसिंग के लिए मैंने आपको बताया था रैक BCD प्राकैरियोटिक में काम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में MRX काम करता है, ठीक है ना। ये आपका यीस्ट में है। अगर मैं बात करूं मैमल की तो वहां पर काम करेगा mRN मैमल के अंदर काम करेगा, ठीक है ना, ये mRN है, ठीक है ना, mRN ये आपका मैमल के अंदर काम करेगा। इसके बाद स्टैंड एक्सचेंज या फिर इन्वेजन, ठीक है ना, इन्वेजन इसको बोल देते हैं। अब इन्वेजन के लिए रैड 51, यहाँ पर याद रख लेना, रैड 51 नाम की प्रोटीन होती है, रैड 51 नाम की प्रोटीन होती है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रैड VCD आता है, ठीक है ना, या तो रैड VCD आता है या फिर एक F सिस्टम बोलते हैं, एक बोलते हैं रैक F सिस्टम, जिसमें रैक F, रैक O, रैक R, जिसको हम स्पेसिफिकली रैक 4 सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों सिस्टम अलग है, याद रख लेना, ये रैक F है, रैक O है, रैक R है, ठीक है ना। कभी इसको एक साथ लेकर के चलो, यहाँ पर समझाने के लिए आपको ऐसे बताया गया है, ठीक है ना। इन्वेजन हो जाएगा, इन्वेजन होने के बाद ब्रांच माइग्रेशन होता है। क्या होता है, ब्रांच माइग्रेशन होता है, जहाँ पर RUVAV कॉम्प्लेक्स होता है, और यहाँ पर आपका रैड 51C, याद रख लेना कौन सा, रैड 51C, ठीक है ना, रैड 51C। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर इसके बाद नंबर 5 पे आता है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन में RUVC काम करता है प्राकैरियोटिक में, एंड यहाँ पर काम करेगा रैड 51C एंड SRC-CC3, ठीक है ना। तो ये था आपका होमोलोगस रिपेयर सिस्टम, ये आपका S फेज में होता है एंड आपका G2 फेज में होता है। क्या हुआ, ब्रेक लगा, ये आपका ब्रेक लग जाता है, ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक्स में इस समय, ठीक है ना, यूकैरियोटिक्स में ATR हुआ, ये पहचानेगा कि आपका जो है ब्रेक कहाँ पर लगा, ये पहचानेगा, ठीक है ना। पहचानने के बाद ये एक्टिव करेगा VRCA1 को। VRCA1 एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आपके रैड 50NS, आपके NVS1 सिस्टम आता है एंड मिरी 11 आती है,
ठीक है ना। ये एंड का रिसेक्शन करेंगे यानी कि ट्रिमिंग के काम में आएंगे। ये क्या काम करेंगे, ये ट्रिमिंग का काम करेंगे, याद रख लेना। BRCA1 जो होता है ट्रिमिंग का काम करता है। फिर बारी आती है BRCA2 की, BRCA2 की, ठीक है ना। ये PAL2 एंड आपका एक और प्रोटीन से जुड़ेंगे एंड इसके बाद ये इन्वेजन करवाएंगे। यहाँ पर ये इन्वेजन करवाएंगे, इसको RAD51 लोडिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। RAD51 लोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद होती है ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन होगी, फिर इसके बाद हॉलीडे जंक्शन बनेगा एंड हॉलीडे जंक्शन बनने के बाद आपको एरर फ्री रिपेयर देखने को मिलेगी। एरर फ्री रिपेयर देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ही याद करना है। यहाँ पर याद रखना है ATR ATM अगर आपसे पूछा जाता है यूकैरियोटिक में होमोलोगस रिपेयर, ठीक है ना। ATR ATM आएंगे जो कि रिकॉग्नाइज करेंगे डबल स्टैंड ब्रेक को, ये एक्टिव करेंगे BRCA1 को। ये कॉम्प्लेक्स होता है जो कि MIRI11 एंड RAD50 एंड NBS1 के साथ जुड़ेगा। ये एंड रिसेक्शन करवाएगा जो कि क्या काम करेगा, आपका ट्रिमिंग का काम करेगा। RAD51 आएगा, ये आपकी जो है इन्वेजन करवाएगा। इसके बाद ब्रांच माइग्रेशन होगी RAD51 के थ्रू, याद रख लेना RAD51 के थ्रू ब्रांच माइग्रेशन। देन उसके बाद हॉलीडे जंक्शन बनेगा एंड देन हॉलीडे जंक्शन रिजॉल्व होगा एंड आपको एरर फ्री रिपेयर देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो सेम वैसा ही है जैसे आपको मैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं पहले डिटेल में थोड़ा सा। In process of non-homologous end joining, the broken DNA end are simply rejoined by ligation reaction। यानी कि क्या होता है, मान लो यहाँ पर अगर आपका ये जो है, ये आपका जो है यहाँ पर DNA के अंदर जो है डबल स्टैंड ब्रेक लगा है, ठीक है ना, ये लगा है। अब इतने पार्ट को, जो पार्ट आपका हटा है उसको, जो न्यूक्लियोटाइड आपके निकले हैं उनको निकाल दिया जाता है एंड जो एंड है इनको दोबारा से जोड़ दिया जाता है। इनको दोबारा से ये एंड को एंड जोड़ दिया जाता है तो आपको एक तो DNA की जो लेंथ है वो कम देखने को मिलेगी और जो जोड़ा जाता है वो डायरेक्ट लाइगेज एंजाइम के थ्रू जोड़ा जाता है। और याद रख लेना रिपेयर सिस्टम के अंदर मोस्टली जो लाइगेज एंजाइम्स होता है वो लाइगेज 4 होता है। कौन सा होता है, लाइगेज 4 होता है, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है ना। सिंपली रिजॉइन बाय लाइगेशन रिएक्शन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर टेम्पलेट DNA। यहाँ पर किसी प्रकार का टेम्पलेट DNA नहीं मतलब चाहिए होता है। जैसे कि आपको पीछे जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, देखो ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर RPA आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करूँगा आपको। पहले नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग को समझो। यहाँ पर किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट रिजॉइन कर दिया जाता है यानी कि लाइगेशन कर दिया जाता है, ठीक है ना। दिस पाथवे जनरली म्यूटाजेनिक। अब यहाँ पर म्यूटाजेनिक हो सकता है, ये क्यों हो सकता है मैंने आपको बता दिया है। सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्रोकन एंड इज नॉट फेथफुल्ली रिस्टोर। और यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड आपके जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड आपके निकले हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड निकले हैं उनको हम रिकवर नहीं कर सकते, उनको हम रिकवर नहीं कर सकते। द नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग कैन ऑपरेट एट एनी टाइम ड्यूरिंग सेल साइकिल। और सेल साइकिल के किसी भी फेज में हो सकती है, G1 हो, S हो, G2 हो या फिर M फेज हो, कभी कोई सी भी फेज हो। हाउएवर इट इज प्रीडोमिनेंट पाथवे फॉर रिपेयरिंग ऑफ डबल स्टैंड ब्रेक इन G1 और सेल साइकिल। और G1 का जो होता है, अगर G1 में रिपेयर सिस्टम की जरूरत पड़ी तो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग को ही प्रीडोमिनेंटली यूज करते हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल एंड मेमेलियन सोमेटिक सेल, दिस पाथवे इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया एंड हैप्लॉइड ईस्ट इन स्टेशनरी फेज, ठीक है।
इसके बाद नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग इज पाथवे दैट रिपेयर डबल स्टैंड ब्रेक इन डीएनए, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग इज रेफर टू एज नॉन होमोलोगस बिकॉज ब्रेक एंड आर डायरेक्टली लाइकेट। यहाँ पर जो ब्रेक एंड है वे डायरेक्टली लाइकेट होते हैं विदाउट नीड फॉर होमोलोगस टैम्पलेट। यहाँ पर किसी भी टैम्पलेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन कंट्रास्ट टू होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर, जो हमें HRR में देखने को मिले थे, विच रिक्वायर ए होमोलोगस सीक्वेंस टू गाइड रिपेयर। ठीक है ना, यहाँ पर होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर का मतलब क्या है, तो याद रख लेना HRR। ठीक है ना, HRR है, इस बात को याद रख लेना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग के हम कुछ स्टेप देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एंजाइम्स देख लेते हैं कि यूकैरियोट्स में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो KU17, KU18 एक इस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि आपस में, याद रख लेना, 2 यूनिट KU की एंड 2 यूनिट आपकी जो है KU18 की, यानी कि 2 यूनिट 17 की 2 यूनिट K18 की, ये आपस में टेट्रामर बनाती है। ये आपस में क्या बनाएंगी, ये आपस में टेट्रामर बनाएगी एंड काम करेंगी। ये क्या काम करती हैं, ये रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं, यानी कि जो DNA के एंड हैं जहाँ पर कट लगा है उन एंड को, यानी कि ब्रोकन एंड को रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं। ठीक है ना, और इसके बाद ये क्या काम करती हैं, ये एक DNA प्रोटीन काइनेज होता है उसको भी एक्टिव कराती हैं, उसको भी एक्टिव कराती है। इस बात को याद रख लेना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, इसके बाद जैसे ही यहाँ पर रिक्रूट होगा, याद रख लेना, यहाँ पर दोस्तों एक बात इन्होंने गलत लिखी है कि एक्ट एज ए स्कैफोल्ड प्रोटीन एंड रिक्रूट DNA PKS। ये जो DNA है, ये DNA PKS है, ये ऑटो एक्टिवेशन की कैपेसिटी रखता है। ये क्या करता है, ये ऑटो, याद रख लेना, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ऑटो, यहाँ पर ऑटो एक्टिवेशन की प्रॉपर्टी रखता है। पूछा जाता है आपसे कि बताइए DNA PKS जो है ऑटो एक्टिवेट होता है या फिर KU70 या फिर KU80 से आपका जो है एक्टिवेट होता है। तो याद रख लेना, ये ऑटो एक्टिवेटर होता है। ये कैसा है, ऑटो एक्टिवेटर है। ठीक है ना, इसके बाद DNA PKS यानी कि DNA प्रोटीन काइनेज जैसे ही आपका एक्टिव होता है, ये फंक्शन करता है काइनेज का। काइनेज का फंक्शन, यानी कि एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं आर्टेमिस, इसको फॉस्फोराइलेट करा देता है, यानी कि इस पे आपका जो है वो फॉस्फेट डोनेट कर देता है। ठीक है ना, यानी कि काइनेज करवा देता है। रिक्रूट एंड एक्टिवेशन आर्टेमिस बाई फॉस्फोराइलेशन, और जो DNA PK है ये आर्टेमिस को रिक्रूट भी करेगा एंड एक्टिवेट भी कराएगा। इस बात को ध्यान रख लेना। देखो यहाँ पर KU70 KU80 ये रिक्रूट कर रहे हैं DNA PKS को, लेकिन एक्टिवेट नहीं करवा रहे हैं। एक्टिवेट ये खुद होता है, यानी कि सेल्फ एक्टिवेट होता है, ऑटो एक्टिवेट होता है। इस बात को याद रख लेना। अब ये जो आर्टेमिस DNA PKS से आपका क्या हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, इसके पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो याद रख लेना, जो ट्रिमिंग की प्रॉपर्टी आप रैक BCD के पास देख रहे थे, तो ये सबसे पहली बात, ये ट्रिमिंग कराता है। ये क्या कराएगा, ये ट्रिमिंग का काम कराएगा। ट्रिमिंग का काम मतलब जिस प्रकार से वहाँ पर आप 3' OH देख रहे थे और जो ट्रिमिंग हो रही थी वो 5' to 3' हो रही थी, 5' to 3' ट्रिमिंग होती। सेम यहीं पर, यहाँ पर भी आपको 5' to 3' ट्रिमिंग देखने को मिलेगी। सेम यहाँ पर भी 5' to 3' ट्रिमिंग देखने को मिलने वाली है। तो ये 5' to 3' ट्रिमिंग जो करवाता है ये आर्टेमिस करवाती है, यानी कि एंड ट्रिमिंग न्यूक्लिएज का काम आर्टेमिस करती है। हैव 5' to 3' एक्सोन्यूक्लिएज एंड लेटेंट एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी इसके पास होती है। प्रोसेस ब्रोकन DNA एंड्स, ठीक है ना, और ये क्या काम करवाती हैं, जो DNA पे 3' ओवरहैंग मिलता है वो इस आर्टेमिस के कारण ही मिलता है।
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका आएगा डीएनए पॉलीमरेज, इसके बाद आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, और वो डीएनए पॉलीमरेज आकर के जितने भी भाग की ट्रिमिंग हुई है, जितने भी भाग की ट्रिमिंग हुई है वो उनको फिल करेगा। फिल करने के बाद डीएनए लाइगेज 4 आएगा एंड ये आपका सील कर देगा, ठीक है ना, ये आपका सील करने का काम करेगा। और इसके साथ और भी प्रोटीन होती है जैसे कि XRCC4 एंड आपका XLF, ठीक है ना, XLF। इतनी बात याद रख लेना। क्या हुआ, प्रोसेस देखो, प्रोसेस देखो तो आप समझ जाओगे। यहाँ पर मान लो आपकी डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर था, ठीक है ना, तो प्रोटीन आई जिसको बोला KU17 एंड KU80। एक्चुअली ये टेट्रामर प्रोटीन होती है, इस बात को याद रख लेना। ये कैसी होती है, टेट्रामर प्रोटीन होती है। अब ये रिक्रूट करेंगे डीएनए PKS को, ये रिक्रूट करेंगे डीएनए PKS को। जैसे ही इन्होंने एंड पोजीशन पे आकर के बाइंड हुई, डीएनए PKS को रिक्रूट किया। डीएनए PKS ने क्या काम किया, ये आर्टेमिस को रिक्रूट भी करेंगी एंड एक्टिवेशन भी करेंगी, जबकि डीएनए P सेल्फ एक्टिवेशन हो रहा था डीएनए PKS का, यानी कि प्रोटीन काइनेज का सेल्फ एक्टिवेशन हो रहा था। इस बात को याद रख लेना। अब आर्टेमिस ने क्या काम किया, आर्टेमिस आया और आर्टेमिस ने जो है वो ट्रिमिंग का काम करा। स्टार्टिंग में इसने क्या काम करा, ट्रिमिंग का काम करा, यानी कि ट्रिमिंग करा। और ट्रिमिंग किस दिशा में करा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैं आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूँ, जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम ट्रिमिंग करेगा तो यहाँ पर एक आपको 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट हुआ मिलेगा, यानी कि 3 प्राइम ओवरहैंग आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, ओवरहैंग मिलने वाला है। अब यहाँ पर जैसे ही इसने ये ट्रिमिंग करा, ट्रिमिंग करने के बाद यहाँ पर आता है डीएनए पोल, ठीक है ना, डीएनए पोल आएगा। डीएनए पोल क्या आएगा, जितने भी आपके यहाँ पर ट्रिमिंग करी थी इस आर्टेमिस ने, उस ट्रिमिंग को याद रख लेना, उस ट्रिमिंग को क्या करेगा, ये फिल करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज फिल करेगा। एंड फिल करने के बाद फिर आपका डीएनए लाइगेज आएगा 4 स्टेप, जहाँ पर इसके साथ जुड़े होंगे SRCC4 एंड XLF, ठीक है ना। अब ये इस पोर्शन को आपका क्या करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं, ठीक है ना, फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बड़े अच्छे से देखा कि किस प्रकार से एंड ज्वाइनिंग हो रही, यानी कि KU70-18 आए, इन्होंने रिक्रूट करा डीएनए PKS को, इसने रिक्रूट एंड एक्टिवेशन करा आर्टेमिस को। फिर यहाँ पर डीएनए पोल आया, डीएनए पोल आने के बाद यहाँ पर आपका, ठीक है ना, यहाँ पर आपका डीएनए लाइगेज 4 आया, इसके साथ XRCC4 एंड XLF आया, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है गाइज। ये प्रोटीन आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये प्रोटीन आपको याद रखनी है, तो इस बात को मत भूलना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों स्टेप दिए गए हैं, ये आपका HRR वाला है, ठीक है ना, ये आपका HRR वाला है एंड ये आपका नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे KU17 एंड 18 आएंगे, जो कि रिक्रूट करेंगे डीएनए PKS को। याद रखना है टेट्रामर की फॉर्म में होते हैं, ये कैसे होते हैं, टेट्रामर की फॉर्म में होते हैं, इतनी बात मत भूलना, ये टेट्रामर की फॉर्म में होते हैं। इन्होंने रिक्रूट करा डीएनए PKS को, ये क्या काम करेगा, ये एक्टिवेट कराएगा, ये एक्टिवेट कराएगा आर्टेमिस को, ठीक है ना, एक्टिवेट कराएगा आर्टेमिस को। एंड ये आपका जैसे ही आर्टेमिस एक्टिव हुआ, यहाँ पर ट्रिमिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पर ट्रिमिंग स्टार्ट होगी एंड ट्रिमिंग के बाद डीएनए पोल आएगा, डीएनए पोल आने के बाद लाइगेज आएगा, ठीक है ना, लाइगेज आने वाला है, ठीक है ना। जैसे ये लाइगेज आया, इसने ये सील कर देगा। यहाँ पर देखो आपको जो है सील हुआ मिल रहा है। एक्चुअली ये जो भाषा है, इस भाषा पे मत जाना, ये मुझे तो ये मेरी खुद समझ में नहीं आई, शायद ये फ्रेंच भाषा है, ठीक है ना, तो खैर छोड़ो इसको, बट इसको समझो, ठीक है ना। HRR में क्या हुआ, यहाँ पर देखो डबल स्टैंड ब्रेक लगा था, ब्रेक लगने के बाद यहाँ पर MRN जो आपकी देखो, अगर MRX है, अगर यहाँ पर MRX की बात करता तो MRX कहाँ पर काम आती है, MRX आपकी ईस्ट में काम आती है। यहाँ पर अगर MRN की बात हो रही है, MRN आपकी जो है कहाँ पर काम आएगी, मैमल्स के अंदर काम आएगी। तो यहाँ पर MRN आए जिसने MRN CTL, ठीक है ना, जिसने CTP भी बोल सकते हैं इसको, CTP जो कि एंड को पहचानेंगी।
पहचानने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये mRNA जो करेगी ये ट्रिमिंग का काम करेगी, ये ट्रिमिंग का काम करेगी। जैसे ये ट्रिमिंग का काम करेगी 3' OH यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ट्रिमिंग के साथ साथ यहाँ पर एक प्रोटीन आती है जिसको बोलते हैं RPA। अगर आपको याद आ रहा होगा तो RPA क्या काम करती है, ये SSB की तरह काम करती है, ये SSB की तरह काम करती है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या काम करती है, जो आपका सिंगल स्टैंड है उसको बाइंड करके रखती है जिससे कि वे रिफोल्ड ना हो जाए या फिर दोबारा कहीं जा करके हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना ले किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। यानी कि RPA ने इसको बचा करके रखा। अब RAD51 आता है, अब आता है RAD51। RAD51 क्या करेगा, RAD51 इन्वेजन करना स्टार्ट करेगा। RAD51 ने इन्वेजन करा, फिर ब्रांच की माइग्रेशन होगी, यहाँ पर देखो ब्रांच की माइग्रेशन होगी, और यहाँ पर ब्रांच माइग्रेशन के बाद हॉलीडे जंक्शन बनेगा। ये आपको हॉलीडे जंक्शन चमक रहे होंगे। फिर इनका रिजोल्यूशन होगा, किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो एज इट मिल जाती है, यानी कि ये एरर फ्री है, ये आपका एरर फ्री है, ये आपका एरर फ्री है, जबकि ये आपका एरर प्रोन है, ये आपका एरर प्रोन है। इस बात को समझ लेना भाई साहब, ये आपका एरर फ्री है, ठीक है। इतनी बात पता चली। तो गाइज आपको बस यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये थी आपकी जो है नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग एंड होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम। तो यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो जाता है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। अब बात करेंगे हम इसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर की, सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।